नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट के लिहाज से भी और साथ में केवीएस की बात की जाए, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए या फिर कहें कि कॉमन जनरल अवेयरनेस की बात की जाए। अब टीचर बनने जा रहे हैं तो एनसीएफ 2005 के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एनसीएफ के ऊपर। नवोदय समिति का पेपर जब हुआ तब भी ये सवाल यहाँ से पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि और कहाँ-कहाँ से आपको सवाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, खास तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एनवीएस की। 1 मिनट ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन काफ़ी क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है जी, स्क्रीन तो क्लियर है। ओके, तो एनसीएफ की बात करते हैं। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया, ये आपको ध्यान में रखना है। चेयरपर्सन कौन थे, किसके अंडर में आए? यशपाल जी, प्रोफेसर यशपाल इनके चेयरपर्सन थे। 35 मेंबर कुल मिलाकर थे। ठीक है, और बहुत सारे एनजीओज और एनसीईआरटी के मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे। पब्लिश हुआ ये एनसीईआरटी के अंडर ही। सीरीज क्या थी? फोर्थ नेशनल करिकुलम जो 2005 वाली आई है। इससे पहले 1975 में, 1988 में और 2000 में एनसीएफ आ चुकी है, फिर आई है 2005 में। और एनसीएफ 2005 के बाद यहाँ पर 2009 और 2014 में भी एनसीएफ आई है। मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको डील करती है, जो अब आपकी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओनली। पर्पस क्या था इसका कि टीचिंग को हमें और बेहतर बनाना है, सिलेबस को, गाइडलाइंस को क्रिएट करना, टेक्स्ट बुक की जो यूज है उसको लिमिटेड रखना है और क्वालिटी लर्निंग बच्चों को करवानी है। क्लियर? हमने यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को कुल मिलाकर हमने बांटा है 4 भागों में। अब देख पा रहे होंगे, पहला हमने कहा कि भाई स्कूल एजुकेशन की हमने यहाँ पर बात की है कि हमें उसको एक फ्रेमवर्क देना है। फ्रेमवर्क क्या है? ढांचा बनाकर देना है कि बच्चा कैसे पढ़ेगा। सिलेबस के साथ-साथ उसका पाठ्यक्रम कितना अच्छा बेहतर हो सकता है। हमने फिर ये कहा दूसरे पॉइंट में कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में भी हम पढ़ाएँगे कि शुरुआती दिनों में बच्चों की केयर होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चे शुरू से ही अपने सेंसेस से सीखते हैं, आस-पास के लोगों से सीखते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में हमने बात की। पॉइंट नंबर 3 में एनसीएफ कहता है कि सिर्फ बच्चे की ही एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, टीचर को भी एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है, उसको ट्रेनिंग देना, बताना कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ट्रेडिशनल से आकर थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है अडल्ट एजुकेशन, क्योंकि एक ऐसी एज है जहाँ पर बच्चे बहुत तरह के चीज़ों को सीखते हैं, गलत तरीके से भी, सही तरीके से भी, तो यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो बढ़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 5 तरीके से एनसीएफ ने कहा है कि बच्चों का विकास होता है। एंशिएंट इंडिया की जो कह सकते हैं कि एम्फसाइज़ करके उसको ध्यान में रखते हुए, पहला है शारीरिक विकास, फिर हमने कहा प्राणिक या कह सकते हैं कि मन का विकास, फिर हमने कहा मानसिक विकास यानी दिमाग का विकास, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल और यहाँ पर स्पिरिचुअल यानी कि स्पिरिचुअलिटी से भी खुद कर जोड़ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो 5 पार्ट्स यहाँ पर हो गए। नीड क्या थी एनसीएफ की? क्या आवश्यकता थी? हमने यहाँ पर बच्चे के लिए तो बना दिया एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम, पर क्या आवश्यकता थी? तो पहली आवश्यकता थी शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करना। तो कौन से शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करना है? क्वालिटी जो एजुकेशन है उसको हमें बेहतर बनाना है। फिर हमने ये कहा कि और हमें क्यों नीड थी एनसीएफ की? ताकि हम यहाँ पर कहीं न कहीं शिक्षा की जो प्रणाली है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसको हम बहुत हद तक फ्लेक्सिबल बना पाएँ, यानी बच्चा जो है फ्लेक्सिबिलिटी से सीख पाए, लचीलेपन का प्रयोग कर पाए, अपने मन का, अपनी इच्छा का, अपने दिमाग का, क्रिएटिविटी का यूज़ कर पाए। फिर नंबर 3 में हमने ये कहा कि हमने सुनिश्चित भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, एनसीएफ की आवश्यकता हमें इसलिए भी थी, ताकि हम ये पक्का कर पाएँ कि बच्चा जो है सिर्फ़ किताबों से ही किताबी भाषा ना सीखे। कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में भी इसके बारे में सीखे, राष्ट्र प्रणाली विकास में जो है बच्चे को या फिर उसके पढ़ने-लिखने के बाद एक साधन के रूप में उसका प्रयोग करना है, यानी अपने आस-पास की दुनिया से भी सीखना उसको काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। मॉडर्नाइज़ सिस्टम ऑफ एजुकेशन से जुड़े, जैसे हमने कहा कि भई स्मार्ट एजुकेशन कराना बहुत आवश्यक है। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबल, रेलेवेंट हो, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए। फ्लेक्सिबल अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर, रेलेवेंट करिकुलम, ये ना हो कि भई 3rd क्लास का बच्चा 6th क्लास का पाठ्यक्रम यहाँ पर पढ़ रहा है बैठ के। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सबसे बड़ा क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को सिखा रहे हैं ना, तो बच्चे के हिसाब से आइडियाज़ फ्रेम होने चाहिए।
नंबर 2 पॉइंट एक्सपीरियंसेस का ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, करके किसी काम को सीखता है। तो जितना ज़्यादा आवश्यक हो सके बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपीरियंस करे और टीचर का काम है उसको मोटिवेट करना, प्रमोट करना। नंबर 3 कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही बात है कि क्रिएटिविटी को डाले अपने काम में। ये ना हो कि टीचर ने पढ़ा दिया कि बेटा 2 + 2 = 4 है, बच्चा अभी तक 3 सालों में 2 + 2 = 4 ही सीखा है। उसने ये सीखा नहीं कि 4 × 4 = 16 भी हो सकता है। नंबर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नीड्स एंड एस्पिरेशंस के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि भाई जो डेली लाइफ है उसकी यानी कि उठना कब है, सोना क्यों चाहिए, ब्रश क्यों करना चाहिए या फिर हमें अपने बालों में कंघी क्यों करनी चाहिए, शूज़ को क्लीन क्यों करना चाहिए, हमें सही से सबसे बात क्यों करनी चाहिए। ठीक है, ये जो बेसिक नीड्स है कि बच्चा चलना, फिरना, उठना, बैठना, इंटरैक्ट करना सीख पाए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है करिकुलम में। रैशनल आउटलुक यानी कि तर्क संगत बनाना इंपॉर्टेंट है। बच्चा गलत और सही में विभेद कर पाए। फिर हमने कहा एसयूपी यानी कि सोशल जो आपका कहीं न कहीं ये वर्क कल्चर है, उसमें उसको अपलिफ्ट करना है। फिर हमने ये भी कहा कि सोशल जस्टिस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सिखाना इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप, उसको सामाजिक बराबरी सिखानी बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र है क्या और कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत बताना बहुत आवश्यक है। और किस तरीके से उसका सोशल जस्टिस डेमोक्रेटिक वैल्यू राष्ट्र को एक इंटीग्रेट यानी विभिन्नता में बांध सकता है ये भी बताना आवश्यक रहेगा। फिर हमने ये कहा कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ-साथ उसका जो मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो भी बहुत आवश्यक है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है एनसीएफ 2005 का। फिर हमने ये भी कहा कि भाई इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि बच्चा इंडिया में रह रहा है, कल को अमेरिका, लंदन में जाए तो वहाँ पर घुल-मिल ही नहीं पा रहा किसी और कल्चर के साथ, कम्युनिटी के साथ। कंटिन्यूटी प्रोवाइड करना एक होल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि उसके पढ़ने-लिखने की प्रक्रिया छूटे ना, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप आउट होना, ठीक है? कि उसका जो ड्रॉप आउट है वो काफ़ी हद तक कम हो पाए, जो हमने कल आरटीई के बारे में पढ़ा 2009 वाले में कि ड्रॉप आउट संख्या कम करना है। ऐसा ना हो कि 6वीं तक पढ़ने के बाद बच्चा 3 साल एडमिशन ही नहीं लिया और उसकी एज और मेंटल एबिलिटी ग्रो ही नहीं हो पाई। ये तो बात मैंने की एनसीएफ की। अब मैं आगे बढ़ूँगी कंक्लूज़न को 3 पॉइंट्स में इसको समेटूँगी। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो एनसीएफ है क्या? एक डॉक्यूमेंट है, जो प्रोवाइड किया जाता है स्कूलों में, ठीक है? और स्कूल यहाँ पर चूज़ करते हैं प्लान को, अपने एक्सपीरियंसेस को, ताकि बच्चे को सेंटर में रखकर हम बेहतर बना सकें, ठीक है? एनसीएफ 1975 में आया, 88 में, 2000 में और एनसीएफ 2005 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एनसीएफ का काम क्या है? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के ऊपर काम करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी पहले हमारा काम क्या था, आप देख पा रहे होंगे। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी से हम कहाँ बढ़ते हैं, एनसीएफ में 2 भागों में बाँटा है हमने। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि अगर मैं इसको तोड़ दूँ, कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को, तो बच्चा क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है? अपनी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साथ में एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को, अपने सोसाइटी को, अपने पीयर ग्रुप को, अपने टीचर के साथ, अपने काम को, अपने लेसन प्लान्स को, अपने मैथ्स को, इंग्लिश को, साइंस को कंस्ट्रक्ट करके सीख पा रहे हैं कि अगर सोशल स्टडीज़ में जेंडर इक्वालिटी दी हुई है, तो उसको अपने भाई-बहन में रहकर जेंडर इक्वालिटी को फॉलो करना है। और पेडागॉगिक थ्योरी के बारे में हमने बात की, जिसमें हम कहते हैं कि भाई बिहेवियर के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत पढ़ लिया है लेकिन आपके अंदर मॉरल वैल्यूज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको अपने बड़ों से बात कैसे करनी है, आपका बिहेवियर कंट्रोल कैसा होगा, ठीक है? आप बहुत नेगेटिव हैं बहुत पढ़ने के बावजूद भी। तो हमने कहा कि भाई हमारा काम क्या है कि हमें यहाँ पर बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसको जंप कराना है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के साथ साथ पेडागॉगिकल थ्योरीज के बारे में भी उसको जो है ज्ञान देना काफी आवश्यक है। इसके साथ-साथ हालाँकि आप इसको एक लुक के लिए देख सकते हैं, पीडीएफ भी मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि लर्निंग जो है विदाउट बर्डन के ऊपर फ़ोकस किया है एनसीएफ 2005 में, और 1975 में हमने यहाँ पर साइंस को ऐड किया था। 28 में हमने कहा कि साइंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर कॉग्निटिव और अफेक्टिव बनाने की हमने बात की, यानी कि बच्चा अपने शारीरिक और मानसिक विकास का पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाए। 2000 वाला जो एनसीएफ आया था उसमें हमने कहा कि एनवायरनमेंट जो है आपका, सोशल स्टडीज़ के साथ-साथ ईवीएस को भी पढ़ाना बहुत आवश्यक है। साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला का भी हमने यहाँ पर प्रयोग किया था। आगे बात करेंगे कि भई की फीचर्स क्या हैं, एनसीएफ में हमने क्या पढ़ा? तो जो एज ग्रुप है एनसीएफ की है 3 से 6 साल तक, यहाँ पर हमारा काम क्या है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों का जो एज ग्रुप है, उनको हमने किताबें नहीं पढ़वानी है 10 तरह की, हमने उनको वर्कशीट देनी है। ठीक है? कि बच्चा इतना कर ले और कल को इतना करके आए, तो उसका जो मेंटल और उसका जो कॉग्निटिव लर्निंग है, वो काफ़ी एनहांस हो पाए, प्रैक्टिस कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए किसी चीज़ को, इतना समय उसको देना चाहिए। फिर हमने ये भी कहा कि एजुकेशन को हमें इफेक्टिव बनाना है, होलिस्टिक करना है,
कि बच्चा किताबी कीड़ा बनकर ना रह जाए, दुनिया देश से बाहर निकले और खेल-कूद में, डिबेट में, कॉम्पिटिशन में, डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेशन करे और अपने बिहेवियर को अपलिफ्ट करे, लोगों से पहचाने, इंटरैक्ट करे। ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंग्वेजेज़ के बारे में हमने बात की है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मेन एम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रोट मेथड जो है यानी कि रट्टाफिकेशन जो है उसको खत्म करना है, थिंकिंग को बढ़ावा देना है, कॉग्निटिव थिंकिंग को, बिहेवियर को और साथ में सिर्फ़ उसका सब्जेक्ट मेथड के बारे में बात नहीं करनी है, उसको जोड़ना है चीज़ों के साथ। और क्या करना है, उसको खेल विधि से सिखाना है, लर्निंग बाय डूइंग से, एक्सपेरिमेंट से, ऑडियो से, वीडियो से साथ में स्टीरियोटाइप यानी कि जो रूढ़िवादी मानसिकता है खत्म करना कि तुम लड़का मैं लड़की तुम छोटे मैं बड़े जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो यानी कि बच्चा खुलकर अपने भाई बहन में और उनका जो लिंग अनुपात है उसको कम से कम समझ पाए और साथ में जो उनकी इक्वालिटी है उसको अंडरस्टैंड कर पाए एथिकल मॉरल अवेयरनेस को बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपने बड़े भाई बहन से माता पिता सोसाइटी में कैसे बिहेव करना कैसे बात करना है ठीक है। ये क्विक इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको एनसीएफ में जितना मैं कम टाइम में आपको बता सकती थी, बाकी पीडीएफ लेकर आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आज का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे इसका जवाब देंगे। कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चाइल्ड क्या है? लॉन्ग वे टू स्कूल है, यानी कह रहे हैं कि भई कॉमन सोर्स ऐसा क्या है जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो है बढ़ाता है। कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, तो उसको आप फिजिकली डिस्कम्फर्ट में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है? एक लॉन्ग वे टू स्कूल पनिशमेंट यानी कि स्कूल तक जाने के लिए उसको आप एक लंबा जो रास्ता दें, हेवी स्कूल बैग्स किताबें भर के दे दें, कॉर्पुलर उससे वो जो है दंड विधि की बात या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको बताने का इसका सही उत्तर है कल वाली क्लास में मैं अब आपको बता दूँ कि कल मैंने आपसे सवाल पूछा था आरटीई को लेकर, ठीक है? 2000 जो 9 में आई है। तो मैंने आपसे पूछा था कि प्राइमरी लेवल पर यानी कि 3 से लेके 5वीं तक के बच्चों में जो रेशियो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए किसकी? टीचर प्लस स्टूडेंट की। तो रेशियो कितनी हो? टीचर की 1 रेशियो हो और बच्चों की कम से कम 30 रेशियो हो, ये उसका आंसर है। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं और इसका जवाब मैं बताऊँगी कल के जो लेक्चर में। तो इतना आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ जहाँ पर हम कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।